कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5। आज हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं फ्रिक्शन पर बेस्ड। सो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप करती हूँ कि हम फ्रिक्शन किसे बोलते थे। फ्रिक्शन बोलते हैं हम म्यू आर को, और आर यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसमें आर मोस्ट ऑफ द केसेस एम जी डिपेंड करेगा कितने मासेस हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इसी केस में दिखा दूँ, एम जी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, यानी एम टू जी नीचे एक्ट करेगा, और इन रिटर्न आपका ऊपर एक्ट किया नॉर्मल रिएक्शन। तो आर इज इक्वल टू एम टू जी इन दिस केस। और यहीं से अगर हम फ्रिक्शन भी बता दें तो यहाँ वो क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रिक्शन म्यू के इज़ प्रेजेंट विद द सरफेस फॉर दिस ब्लॉक, तो वो हम यहाँ म्यू के पुट कर दें तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू जो इस ब्लॉक पे पर्टिकुलर रिएक्ट कर रहा है वो भी हमें मिल गया। तो अब हम केस लेते हैं कि यहाँ हम इक्वेशंस निकालते हैं 3 डिफरेंट मासेस के लिए, और सबके लिए क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी वो देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन। तो यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो पहले बात करते हैं इस मास की, m1 मास की। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबके लिए बनाते चले। तो m1 अगर हमारे पास मास है तो ऊपर एक्ट कर रहा था t1, दिस t1, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है m1g, और अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डाउन। सो अब हम यही वाली इक्वेशन यहाँ अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपका एक्सेलरेशन भी डाउन एक्ट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन की वैल्यू को हमें या कंपोनेंट को हमें प्लस लेना है। तो यहाँ पे आपका m1g प्लस हो गया, तो इक्वेशन बनी मेरी m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a, यानी m1g इधर था, t1 नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया, और वो किसके बराबर है, m1a यानी मोशन के बराबर है। सेम ऐसे ही हम इक्वेशन बनाते हैं अब सेकेंड बॉडी के लिए। सेकेंड बॉडी आपके पास यहाँ ले लेते हैं हम किसे, इसको m3 को ले लेते हैं। तो m3 लेते हैं, m3 एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, m3g वेट, और टेंशन एक्ट करिए अपवर्ड, लेकिन अब की बार वो टेंशन है t2, और एक्सेलरेशन कहाँ है, अब की बार एक्सेलरेशन ऊपर है, क्योंकि जब ये पूरा एंटायर कनेक्टेड सिस्टम है, सभी पुलीज जो हैं यहाँ, ये दो पुली 1 पुली 2 जो दिखा रखी है, ये पूरे मासेज जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। इस तरफ टेंशन t2 एक्ट कर रहा है, इस तरफ टेंशन t1 एक्ट कर रहा है, लेकिन जब एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, ये एरो आपको एक्सेलरेशन की दिखा रखी है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए एक्सेलरेशन हो गया अपवर्ड। और अब इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास, दैट इज t2 माइनस m3g इज इक्वल टू m3a, यानी t2 अब की बार प्लस हो गया क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है, और m3g माइनस हो गया, और n नेट मोशन आपका था m3a। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, यानी कि अब किस वेट की बात होगी, m2 की बात होगी। इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करी यहीं फिगर से देख लें। एक एक्ट कर रहा है t1, दूसरा एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, चौथा एक्ट कर रही थी, तीसरी फोर्स आपकी एक्ट कर रही थी रिएक्शन, mg डाउनवर्ड, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और टेंशन इस तरफ। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हम दिखाते हैं यहाँ पे। अब की बार आपके पास है m2 पे रिएक्शन लगा ऊपर, टेंशन लगी इस तरफ, साथ ही इसी साइड एक्सेलरेशन लगा, पीछे लगी t2, ये t1 थी, नीचे लगा m2g, और पीछे की तरफ ही आपका फ्रिक्शन भी लग रहा था। तो अब हम मोशन निकालना चाहते हैं, तो फिर वही इक्वेशन लगेगी एक्शन माइनस रिएक्शन वाली। तो एक्शन क्या है इस बार, हमारा एक्शन है आपका एक ही डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वो क्या है, t1। तो t1 माइनस रिएक्शन क्या हुआ, t2 और फ्रिक्शन, तो t2 एंड फ्रिक्शन, और इन सब से रिजल्टेंट क्या मिला, मोशन, दैट इज m2a। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ यू विल थिंक कि r और m2g का क्या रोल है, वो कहाँ गई। वैसे तो ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, क्योंकि ना तो बॉडी r की डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ना ही बॉडी m2g की डायरेक्शन में, तो कहाँ जा रही थी, वो a की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रही थी। तो हमने a का ही मोशन डिफाइन किया। r और m2g का क्या रोल है, फ्रिक्शन हमें पता है क्या किसके बराबर था, म्यू के r के बराबर, और वो किसके बराबर है, म्यू के m2g। तो आप ये बैक टू द इक्वेशन पुट कीजिए, इक्वेशन बन गई t1 माइनस t2 माइनस म्यू के m2g इज इक्वल टू m2a। अब ये तीनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी t1 नहीं दिया हुआ, t2 नहीं दिया रखा, और a नहीं दे रखा। तो हमें 3 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए और 3 इक्वेशंस हो गए जो आप सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वन ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव दिस फिगर। इस फिगर में m3 हैंग कर रहा है क्रॉस द पुली, और m1 को इस पुली के साथ कनेक्ट किया हुआ है विद द टेंशन t, यानी कि थ्रेड के साथ कनेक्ट करिए दोनों तरफ, यानी एक ही थ्रेड है और दोनों तरफ सेम टेंशन है।
M2 जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ प्लेस्ड है M1 के ऊपर। तो अब यहाँ सिचुएशन काफ़ी हो सकती हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर हो तो क्या होगा, और आपको अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पता हो तो फॉर इक्विलिब्रियम की आप कंडीशन लिखते थे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि नेट टोटल फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, या फिर ये कह सकें इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हों फोर्सेस और अपोजिट हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं, बॉडी 1 बाय 1 हम लेते हैं। तो मैं पहला इक्विलिब्रियम का ही केस ले रही हूँ, व्हेन योर ए इज़ ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन नहीं है जब, तब की बात हो रही है। तो पहले ये वाली बॉडी लेते हैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखें। टेंशन एक्ट किया ऊपर, m3g एक्ट किया नीचे, और एक्सेलरेशन तो है नहीं किसी भी डायरेक्शन, तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास t इज इक्वल टू m3g, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। इक्वेशन क्या लगा रहे थे, वही इक्वेशन है, एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन, लेकिन मोशन क्या होता है ma, और a क्या हो गया यहाँ पे ज़ीरो, तो ये तो पार्ट राइट हैंड साइड ज़ीरो हो गई, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ही तो हुआ, और एक्शन यहाँ पे क्या हुआ m3g, रिएक्शन हो गया t, तो t को m3g के इक्वल रख दिया हमने, पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी m2 की। अब हम m2 ले रहे हैं, m2 पर फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ऊपर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, 2 मास है तो n2 बोल दिया मैंने, और इसका m2g जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए। तो अब इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए वैल्यू निकालें, तो n2 आपके पास आ गया m2g, n2 आया है तो फ्रिक्शन F2 भी आ जाएगा। F2 क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ μ2 n2, और n2 हमारा m2g है, तो इसका मतलब ये आ गया μ2 m2g, ये वैल्यू हमारी फ्रिक्शन की आ गई, ये हमें चाहिए होगी बाद में, तो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड मास की, यानी कि m1 की बात करते हैं। इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन को n1 कह देते हैं क्योंकि मास m1 की बात हो रही है, लेकिन जो m1 बॉडी है वो अकेला नहीं है, उसके ऊपर एक मास और एक्ट कर रहा है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इन दोनों वेट्स की वजह से होगा। तो यानी कि अब जो नीचे एक्ट कर रहा है वो m1 प्लस m2g एक्ट कर रहा है, और ये जो मास इसके पास बचा वो m1 प्लस m2 कंबाइंड था, उस कंबाइंड की वजह से जो वेट एक्ट किया m1 प्लस m2g एक्ट किया, और इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फर्स्ट वन। तो हम यहाँ से F1 निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टेबल है उस टेबल पे जो दबाव पड़ेगा वो m1 और m2 दोनों की वजह से पड़ेगा। यानी अगर आपके पास अकेला m1 होता और आप उसे मूव करते तो इसके ऊपर कम फ्रिक्शन एक्ट करता क्योंकि वेट कम है, लेकिन अब क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया है, दोनों का वेट एडेड है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करेगा। अब वो क्यों एक्ट करेगा ज़्यादा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, F इज इक्वल टू m, मास के प्रोपोर्शनल है, mg के प्रोपोर्शनल, यानी ज़्यादा वेट के प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शन क्योंकि वेरी कर गया है सरफेस के ऊपर, इसलिए हमें दोनों बॉडीज़ को लेना पड़ेगा, दोनों के मास को लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, अच्छा फ्रिक्शन निकालना था, फ्रिक्शन निकालेंगे दैट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ दीज टू, इन दोनों की वजह से, लेकिन अब ग्राउंड पे जो सरफेस था उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था आपका μ1, तो ये μ1 इंटू n1 होगा। लेकिन μ1 n1 कितना आया, n1 अब हमारा आ गया है दैट इज़ m1 प्लस m2 ऑफ g, नॉर्मल रिएक्शन हमारा इसके बराबर है। तो वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनी m1 प्लस m2 g इंटू, और ये μ1 तो हमारा था ही, तो ये आ गई, दूसरा फ्रिक्शन आ गया। तो अब हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में देखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए तो सारी एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। यानी अब यहाँ पर इस दोनों सिस्टम पे आगे की तरफ एक्ट कर रही थी टेंशन, और पीछे की तरफ एक्ट कर रहे हैं दो फ्रिक्शन, एक तो F1 एक F2। तो ये F1 F2 का सम टोटल टेंशन के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्योंकि फ्रिक्शन नेट टोटल क्या होने हैं, जीरो होने हैं। तो एक को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, इनका सम लोगे शुड बी जीरो, तो दैट मीन्स दिस टू सम इज इक्वल टू टी। तो हम यही लिख देते हैं, देयरफॉर नेट मोशन के लिए हमें टी क्या लिखना चाहिए, टी इज इक्वल टू F1 प्लस F ऑफ 2, और F1 भी आपके पास है, F2 भी आपके, दोनों यहाँ पे पुट करें, आपके पास आंसर आ गया। यानी अब आपको सॉल्व अगर करना हो तो आप सिंपली जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी आपको दे दी और आपको कहा जाए फाइंड द टेंशन, तो आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से टेंशन निकाल सकते हैं। बट आई सजेस्ट डोंट लर्न द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही नहीं,
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकें और आप यूज़ करके उसे निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैंने मास 2 दे दिए, हो सकता है वो 3 दे दें, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप इक्वेशन को चेंज करोगे, वहाँ पे एक मास और ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर मोशन। फॉर मोशन विद ए, यानी कि अब बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ क्या लिया था हमने कि बॉडी इक्विलिब्रियम थी, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं था। अब बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही है, ये केस 2 हो गया। तो अब अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो क्या केसेस होंगे डिफरेंट, तीनों में क्या डिफरेंट केसेस होंगे। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन तो हम यही वाली देख लेते हैं। तो यहाँ पर टी ऊपर एक्ट कर रहा है, m3g नीचे एक्ट कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन आपका इस वक्त क्या हो गया, अगर मैं बॉडी का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी तो ए एज्यूम कर लेते हैं, तो ए इज़ कमिंग डाउन। तो यहाँ पर लेट अस टेक ए इज़ कमिंग डाउन द टेबल, तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप फोर्स लगाइए, ये ए है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन उसी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट को अपने पॉजिटिव लेना है। तो m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3a। सो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये किसके लिए आई है, m3 मास के लिए। तो m3 मास की हमारी पहली इक्वेशन तो बन गई। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड मास कौन सा ले लें, m1 ले लेते हैं, m2 लेते हैं पहले। तो पहले हम m2 की सिचुएशन देख लेते हैं फॉर m2। सो हम फॉर m2 के लिए सॉल्व करेंगे। यस, फॉर हम m2 के लिए निकाल रहे हैं। तो अब देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले m2 के लिए। तो m2 पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, ये m2 है मास। अब आप वापस फिगर पे चलते हैं क्योंकि समझाने के लिए वहीं से मेरे को हेल्प होगी। अगर m2 और m1 के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी क्या होती, ये m2 जब आप मोशन देते, ये ट्रॉली टेंशन से आगे खींचती जब m1 को, तो m2 पीछे स्लिप हो जाना चाहिए था, लेकिन m2 स्लिप नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि m2 इज़ मूविंग टुगेदर। तो अगर m2 को आपने साथ मूव कराना है, इसका मतलब m2 को आगे मूव कराने के लिए इस वक्त यही फ्रिक्शन हेल्प कर रहा होगा, और इस फ्रिक्शन को हम कह देते हैं फॉरवर्ड फ्रिक्शन। तो m2 पे जो एक्ट कर रहा है वो कर रहा है फ्रिक्शन, उसका मैग्नीट्यूड इस फ्रिक्शन के इक्वल ही है, यानी m2 r के इक्वल ही है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ये फॉरवर्ड फ्रिक्शन कहलाता है। इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी पीछे स्लिप कर जाती है। और m2 के ऊपर सिवाय इस फ्रिक्शन के कोई और फोर्स, यानी कोई स्ट्रिंग नहीं कनेक्टेड है, कोई और फोर्स से हमने इसको पुश नहीं किया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। तो यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है वो सिर्फ फ्रिक्शन ही है, लेकिन इस बार ये फ्रिक्शन कैसा है, ये फॉरवर्ड फ्रिक्शन है। तो हम m2 के इस फॉरवर्ड फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में ले लेते हैं। ये f है, वो ये m2 है, तो f2 बोल रहे थे हम इसे। तो f2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f2 इज़ इक्वल टू m2a। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रिक्शन की डेफिनेशन थी जो हमने पहले निकाली थी, विच वाज दिस। और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, μ2 m2g। ये भी तो फ्रिक्शन है और ये भी फ्रिक्शन है, लेकिन ये कब है, जब एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन किसने दिया, f2 ने ही दिया। तो इसीलिए इसको हमने f2 से इक्वेट कर दिया था। f2 फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू m2g। अब दोनों ही फ्रिक्शन है, दोनों को इक्वेट करते हैं सो दैट कि हमें यहाँ से m2 मिल जाए, सॉरी एक्सेलरेशन मिल जाए। तो μ2 m2g हमने इक्वेट कर दिया, m2 कैंसल्ड आउट, इन दोनों को इक्वेट किया है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, μ2g। सो ये वैल्यू हम आगे यूज़ करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन में हम कहीं से यूज़ कर लेंगे। अब बात करते हैं फॉर m1। अब हम m1 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो मास नीचे था उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही थी। तो जरा हम देख लें, पहले भी हमने आइडेंटिफाई की थी, इस पे लग रही थी फोर्स T टेंशन आगे की तरफ, एक्सीलरेशन वो भी आगे की तरफ, इस पर एक सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है μ1 पीछे की तरफ, और एक लग रहा है m1 m2 के बीच में जो फ्रिक्शन था वो भी पीछे की तरफ, यानी 2 फ्रिक्शन पीछे और 2 एक्सीलरेशन और टेंशन आगे। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है वो इस पर एक्ट नहीं करेगा। जब इसको आप आगे खींच रहे हो तो ये आगे जाने की कोशिश करे, तो इसके लिए फ्रिक्शन पीछे ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसके लिए फ्रिक्शन आगे एक्ट कर रहा था क्योंकि ये एक्चुअली टेंडिंग टू मूव है, लेकिन इसको कौन मूव कराएगा, इसको स्टेबल रख रहा है या रेस्ट पर रख रहा है वो ऑब्जेक्ट खुद, जो फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट पर रहा। मतलब इसने खुद के मास ने, इसके खुद के वेट ने इसको स्टेबल बनाया, इसके खुद के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन था उसने स्टेबल बनाया। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, μ2g पर।
तो यानी कि इसका खुद का मास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको स्टेबल रखने के लिए। अगर ये लाइट वेट होता या अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी पीछे की तरफ स्लिप कर जाती। तो F1 इज एक्टिंग, दिस F ऑरेंज कलर वाला F जो है वो M2 पे एक्ट कर रहा है, M1 पे नहीं। M1 पे एक्ट कर रहा है ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन। तो अब इक्वेशन बना देते हैं फाइनली। सो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन बन जाए, कॉन्सेप्ट वही है एक्शन माइनस रिएक्शन, लेकिन एक बारी मैं सारी फोर्सेस दिखा देती हूँ। ये मेरा M1 था और M1 पे आगे की तरफ लगा टेंशन, उसी डायरेक्शन में लगा एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ एक तो लगा फ्रिक्शन F1 और दूसरा लगा फ्रिक्शन F2। ये दो फ्रिक्शन दोनों पीछे की साइड लग रहे हैं। तो अब इक्वेशन बन जानी चाहिए T माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1A। तो टेंशन में से जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट को प्लस लेना है, तो T को हमने प्लस ले लिया और ये दोनों अपोजिट में थे तो दोनों माइनस हो गए और इन सब ने मिलकर क्या दिया, एक्सेलरेशन दे दिया विच इज़ M1A। इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास F1 F2 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज़ योर F1 एंड दिस इज़ योर F2। इन दोनों को हमें यहाँ पर पुट करना है और एक्सेलरेशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी हम यहाँ पुट करते हैं। तो हम सब चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो T माइनस M2 G μ2, ये कहाँ से लिया, ये लिया मैंने F2 की वैल्यू, ये रही F2 की वैल्यू μ2 M2G, ये लिखिए μ2 M2G। एंड देन उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी ली है, दूसरी वैल्यू लेंगे हम यहाँ से, ये फ्रिक्शन F1 था तो F2 और F1 दोनों को ही माइनस करना था, तो μ1 M1 प्लस M2 इंटू G, और ये किसके बराबर हो गया M1, लेकिन A की वैल्यू भी हम फिर पुट करते हैं विच इज़ इक्वल टू μ2G। सो अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो टेंशन इस तरफ लिख लेते हैं हम, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, सो M1 प्लस M2 इंटू G, और इसको भी आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो रहा है आपका, सॉरी दिस वन विल गो इन दिस साइड तो इट विल ऑल्सो ऐड, ये माइनस में रहना था। ओके लेट मी चेक, ओके दिस इज़ μ2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचा M1 प्लस M2 इंटू G। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास टेंशन की आ गई जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। यहाँ मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं मानी थी M1 M2 की वैल्यू या म्यू की वैल्यू, पर हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको दें और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछें, तो एक न्यूमेरिकल इससे मिलता जुलता ले लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद 2 ब्लॉक्स और एक का वेट आपको मास दे रखा है दोनों का 4 kg एंड 5 kg, और नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, टेबल इज़ स्मूथ। कहा गया है कि 12 न्यूटन फोर्स लगाई हमने ब्लॉक ए पे सो दैट कि वो मोशन में आ गया, और उसके बाद हमने कितनी फोर्स लगाए, हम F कितना हो कि ये दोनों सिस्टम जो है इकट्ठा मूव करने लग जाए। तो दैट मीन्स उन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ ये गिवन है कि अगर 12 न्यूटन लगता है तो M1 मोशन में आ जाएगा, और अगर हम कुछ सर्टेन फोर्स लगाएं तो आपका M1 और M2 टुगेदर मोशन में आ जाए, कितनी वो फोर्स हो, तो आपको F फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करके दिखाया है, तो वी आर सपोज टू फाइंड दी F। तो सबसे पहले हम ये तो बेसिक पार्ट कर रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया था, तो आप देख लीजिए, मैं समझा देती हूँ कि 12 न्यूटन फोर्स जब हमने लगाई तो हमने F लगाई कितना, 12 न्यूटन। जो 12 न्यूटन फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है इसको मोशन कराने के लिए, और तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन वो फोर्स क्या ओवरकम करा रही है, वो करा रही है फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन रहा होगा जिसे ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ी, और वो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर। इसका मतलब 12 न्यूटन म्यू आर के इक्वल हो गया, तभी उसने मोशन कराया, उसको कम से कम इक्वल तो होना पड़ेगा तभी वो मोशन करेगी। तो हमने 12 इक्वल टू म्यू आर पुट कर दिया है। यहाँ पे आपने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें नहीं दे रखा उसने कि म्यू का क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि जब M1 मूव किया तो आपने पीछे से फोर्स लगाई तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी वो अपोजिट लग रही थी। ये ग्रीन किस पे लग रही है, M1 पे लग रही है। तो M1 पे जो फोर्स लग रही थी वो 12 न्यूटन के इक्वल, यानी फ्रिक्शन और न्यूटन की फोर्स हमने इक्वेट कर दी। बैकवर्ड फॉरवर्ड फ्रिक्शन आएगा तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन से शो कर दिया है आपको फ्रिक्शन को। तो म्यू आर की वैल्यू हमने पुट करनी थी M1G, M1 हमें गिवन है 4 और इसको कट करेंगे तो 3/G, तो म्यू की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, पहला काम हो गया। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि अब वो कहता है कि आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाई, तो जब आपने नीचे वाले उस पे बॉडी पे फोर्स लगाई है तो अब कंबाइंड मोशन होना चाहिए, यानी अब दोनों को इकट्ठा एक साथ मूव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूले थे फ्रिक्शन के, एक तो फ्रिक्शन था फ्रॉम द डेफिनेशन विच इज़ म्यू आर, एक था फ्रिक्शन जिसने क्या कराया था, मोशन। तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन है ये मोशन करा रहा था MA, तो ये क्या है, मोशन वाला।
बट दोनों फ्रिक्शन है। ऐसा ही काम हमने पहले भी किया है, जस्ट इससे पहले वाले में। तो हम क्या करते हैं, एम ए को म्यू आर से इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन है, दोनों मोशन डिफाइन, ये मोशन की वजह से आया, ये डेफिनेशन से आया है। तो डेफिनेशन और मोशन वाले फ्रिक्शन को हमने इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या क्या किया अभी आपके सामने कि मैंने 12 न्यूटन को इस फ्रिक्शन से इक्वेट किया। इक्वेट तो तभी हो सकता है ना जब दोनों इक्वल हो। तो यहाँ आप दोबारा इक्वल करते हैं, सो एज दिस टाइम वी आर फाइंडिंग आउट ए नॉट म्यू। तो ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए कितना हुआ, म्यू आर, आर कितना है, एम जी। तो यहाँ पर m1 है, तो ये भी m1 लेते हैं। लेट अस कॉल दिस एज m1, क्योंकि मास m1 की बात हो रही है अभी। अब m1 और m1 कैंसिल हो जाता है, तो a इज इक्वल टू म्यू जी। से दूसरी इक्वेशन आ गई जिसको हम फिर यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं m2 की। तो अब आप m2 पे देखिए क्या क्या फोर्सेज लग रही हैं। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। आपने पीछे से फोर्स लगाई F, उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी वजह से, दिस ब्लॉक की, मतलब जब ब्लॉक m2 आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो m1 उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो अपोजिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ गया। एंड देन उसके बाद जो नेट फोर्स होगी, नेट रिजल्टेंट होगा, वो आपको क्या देगा, मोशन देगा। तो मोशन कहाँ हुआ, आगे की तरफ, एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी। ये अप्लाइड फोर्स है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये वो वाला मोशन वाली फोर्स नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है। और ये जो थी ये फ्रिक्शन फोर्स है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मोशन देगा। तो हम लिख देते हैं एफ अप्लाइड थी, माइनस में फ्रिक्शन था, मिला क्या, मोशन विच इज़ एम ए। लेकिन बात किसकी हो रही है, m2 की, तो यहाँ m2 लिख देते हैं। देन अब आप वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। तो f फ्रिक्शन तो आप ऊपर निकाल चुके हैं, f फ्रिक्शन किसके बराबर था, म्यू आर या फिर म्यू 1 mg के बराबर। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे f माइनस म्यू 1 m1g के बराबर। ये फ्रिक्शन वही है जो m1 m2 के बीच में एक्ट कर रहा है, कोई दूसरा फ्रिक्शन नीचे सरफेस की तरफ एक्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ भी करता तो जैसे पिछले केस में हमने m2 यानी म्यू 2 भी शामिल किया, वो भी हम लेते, लेकिन अब नहीं लेंगे क्योंकि अब तो सिर्फ एक m1 ही एक्ट कर रहा है। तो म्यू 1g आ गया आपके पास, और इस तरफ आना चाहिए था म्यू 2a, लेकिन a की जगह यहाँ पे म्यू g की वैल्यू पुट कीजिए। एंड देन इफ़ यू सॉल्व इट तो f आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ m1 प्लस m ऑफ 2 इंटू जी। नाउ जस्ट यू नीड टू प्लेस द वैल्यूज़। तो ये आपको दे रखी है, म्यू आपका आ चुका है 3/g, एंड m1 एंड m2 आपको दे रखे हैं 4 + 5 एंड इंटू जी। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर, एंड दैट विल बी 27 न्यूटन। फोर्स आ गई। नाउ दे आर आस्किंग अगेन इन द सेम क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन। ऊपर मैं दिखा देती हूँ, दे आर ऑल्सो आस्किंग द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए था, लेकिन यहाँ पे m1 प्लस m2 कंबाइंड मोशन बोला था, m1 प्लस m2 इंटू ए। सो ए विल बी योर f विच इज़ 27 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वो कितना आ जाता है 9, और आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन एंड फोर्स। सो दोनों के लिए ये फोर्स कहाँ से आया है, ये है मोशन की वजह से, क्योंकि आप दोनों बॉडीज़ कंबाइंड मूव करेंगी तो इन दोनों में मिलकर एक एक्सेलरेशन आया होगा। तो आपसे कहा कि वो एक्सेलरेशन क्या था, वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स थी, जो इनका डिफरेंस था, उसने एक एक्सेलरेशन क्रिएट किया होगा और वो हमें निकालना था, तो हमने निकाल लिया। यानी कि जो अप्लाइड फोर्स थी, उस अप्लाइड फोर्स ने एक एक्सेलरेशन क्रिएट किया होगा और ये वही एक्सेलरेशन है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे इससे मिलते जुलते। थैंक यू।